Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं ज़ुएब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बड़ी अच्छी मैचिंग चल रही है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। आप भी जबरदस्त। थैंक यू। तो जनाब आज के शो में कहते हैं खुशामदीद। आज शो में आपको बताएंगे सियासी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है। तज्जियाकारों की राय भी होगी साथ शामिल। ज़िला कुरम में जिरगा की दूसरी नशिस्त कैसी रही और इस पर भी बात मजीद करेंगे। सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल क्या है और इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। शोबा ज़राअत पर नन्हे बच्चों के अगवा के वाक़यात पर भी होगी बात। और शो के आखिर में आपको मिलवाएंगे रोशान लगारी से। ये कौन है और क्या कारनामा अंजाम दिया है, ये सब जानेंगे और जानने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा आपको राइज एंड शाइन के साथ। राइज एंड शाइन के साथ सुना आपने फिर कितना कुछ है। मेरा लेक्चर अब खत्म हो गया, अब आप अपनी बात शुरू कर अच्छी बात यस अच्छी बात। आज की अच्छी बात बड़ी अच्छी है। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डन। क्या बात, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं? सही बात। जबरदस्त। अब टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी खबर है कि बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा है और वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी ने यह बताया कि बानी ने बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबराह 6 नकात पर मुश्तमिल खत लिखा है और आर्मी चीफ से पॉलिसी में नजरसानी का कहा गया है। इस खत में पीका कानून, पीटीआई के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी, उनके मुताबिक खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र किया गया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी जराए ने कोई खत रिसीव होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खत हमें नहीं मिला है और हम पहले भी ये सिक्योरिटी जराए कह चुके हैं कि अगर आपने कोई सियासी बात करनी है तो सियासी लोगों से करें जाके। हम तो सिक्योरिटी के मामलात और हुकूमत से सिक्योरिटी की हद तक कोऑर्डिनेशन हमारी है, तो सियासत पर हम वैसे भी कोई बात नहीं करना चाहते। तो बानी पीटीआई ने खत में पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं है, ये उनके अब रहनुमा डिफेंड कर रहे हैं इस खत को कि कोई पार्टी पॉलिसी में हमारी शिफ्ट नहीं है। अगर हमने खत लिख दिया तो ऐसा क्या हो गया है। बैरिस्टर गौड ने वजाहत की है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा गया है और बानी पीटीआई ने सिपह सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बानी ने कमरा अदालत में 9 सहाफियों को खत की तफसील भी बताई है और खत मीडिया के सामने आ जाएगा। इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं, ये खत लिखता कौन है, क्या यह खत जेल से लिखा जा रहा है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इस पर तनकीद की है कि ये कैसे खत लिखे जा रहे हैं जेल के अंदर से और खत भेजे जा रहे हैं, ये क्या मामला हो रहा है। राना सना ने ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनातियां हुई हैं इससे मुतालिक भी कहा कि इसमें आइन की खिलाफ वर्जी क्या है ये बताएं आप हमें। तो ये जो खत लिखा है बानी ने, तो देखिए ना, खत लिखा है तो यानी इसका मतलब है कि वो किसी एस्टैब्लिशमेंट या और ताकत की तरफ देख रहे हैं। यानी देखिए ये तासुर तो जाएगा ना कि वो ताकतवर हल्कों की तरफ देख रहे हैं और वहीं से वो कोई रिलीफ चाहते हैं। अब उसको आप कितना ही जस्टिफाई करें कि साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से लिखा है, लेकिन सारे जो मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव से जुड़े मामलात हैं जिनका जिक्र इस खत में किया गया है और राना सनाउल्लाह इस पर तनकीद कर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से। तो ये पहली हमारी टॉप स्टोरी। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है पीएम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत फेडरल कैबिनेट मीटिंग आज होगी। इजलास सुबह 11 बजे पीएम हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पर गौर किया जाएगा। तो जी ये कैबिनेट मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है। इकॉनमी मुल्क की कहाँ जा रही है, बजट्स क्या हैं, टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक और पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त हो गए हैं। और क्यों ना हो, पाक भारत मैच होता ही ऐसा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बराए 2025 के लिए पाकिस्तान और भारत के दुबई में होने वाले ग्रुप मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त हुए हैं। इससे भी कम वक्त में फरोख्त हो गए। दुबई में सजने वाले क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए मैदान में जहां रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स मध्य मुकाबिल हैं, इस मैच की खास बात यह होगी कि दोनों टीम्स 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तल्ख यादें बिल्कुल याद है भाई, हमने तो बहुत कवर की है ये। हाँ जी, तो वो बदला लेने के लिए आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का अपने।
तो आपको तैयारी पकड़नी पड़ेगी, तैयारी हमारी एक दूसरे के सामने। और जनाब अच्छा, क्या टिकट्स की रेट्स क्या थे? पाक भारत मार्केट के कम से कम टिकट की कीमत थी 500 दिरहम और 12,500 दिरहम का महंगा तरीन टिकट भी था, लेकिन सब बिक गया, सब बिक गया। कुछ नहीं बचा। क्लीन स्लेट, हाँ। Which is आप भी great जाने का सोच because रही थी ना? हम सोच तो रहे नहीं है, हम जा रहे हैं। नहीं, दुबई जा रही हैं आप? नहीं, दुबई नहीं, हम जो यहाँ पाक भारत मैच की बात हो रही है ना, वो बिक चुके हैं। आई नो, बट हम यहाँ से बैठ के देखेंगे। सही है, चले, लेकिन हम लाहौर और कराची जरूर जाएंगे। वहाँ तो जरूर जाएंगे, है ना जी। अच्छा जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल कैंसर से 1,85,000 न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एवरी ईयर 1,20,000 पीपल कैंसर से मर जाते हैं। तो कैंसर जी एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसका कह रहे हैं एक कोई ब्लू इंक डाई है। आपको पता है ना, ये नई एक रेवोल्यूशन निकली है कि कोई ब्लू डाई है जो डाई कपड़ों के डाई में यूज होता है, बट ऑब्वियसली दैट इज उस पर रिसर्च हो रही है, तो प्लीज अपने घर का डाई उठा के ना पी लीजिएगा। नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसे। और कैंसर में देखिए डायग्नोस्टिक, यानी पहले अगर अर्ली स्टेज पे हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा बचने के। बिल्कुल, बहुत सारे अब केसेस ऐसे आ गए हैं जो भी स्टेज है, फर्स्ट सेकंड स्टेज से अगर आप उस वक्त पकड़ लें तो उसको उसका हल निकल सकता है, आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब सबसे पहले बढ़ते हैं पॉलिटिकल जी, जरा सरगर्मियों में नजर डालते हैं। और ये जो बानी पीटीआई ने खत लिखा है इसकी भी बात होगी। इसके साथ साथ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, मौलाना फजलुर रहमान का इसमें क्या किरदार मुमकिन तौर पर हो सकता है, और ये जो अदालती मामला चल रहे हैं ये किस जानिब बढ़ रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है अभी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला है। और इस खत में बानी पीटीआई ने जो लिखा है उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम और हमारा मैंडेट और सारे मामला सियासी तौर पर लिखे। सीनियर साहब तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, तो सबसे पहले जी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी आमिर साहब जी, सबसे पहले इस खत की से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। बानी पीटीआई ने ये लिखा है आर्मी चीफ को, और इस पर यह तनकीद हो रही है कि जहां से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रिलीफ मिलेगा और वो मामला बेहतर करने की कोशिश करें, तो वाज़ेह तौर पर अब उन्होंने ये स्टेप ले ही लिया है, लेकिन डिफेंड कर रही है पाकिस्तान तरीके। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पहले दिन से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि फौजी क़यादत जो है इस मसले को हल कराए। उनका नुक्ता नजर ये कि जी मसला जो है उन्हीं की वजह से पैदा हुआ है, और वही लोग जो है इस बात का इख्तियार और ताकत रखते हैं कि उसमें हल कराने के लिए कोई अमल करें। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनसे भी उनकी एक मीटिंग हुई थी, और एक या बल्कि 2 मीटिंग हुई थी गालिबन, और उसमें भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि जी उनके बिहाफ के ऊपर जो है वो इंटरवीन करे। और जब इमरान खान ये कहते हैं कि जी हमारे बिहाफ के ऊपर आप आके जो है इंटरवीन करें, तो कहते हैं कि जी मतलब जो पुराना एक बयानिया है हमेशा से कि जी बदनवान जो है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके बारे में एक जमाने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी कहा करती थी और हमारा एक पूरा चलता था मीडिया भी, कि ये फला पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया है, फला ने ये किया है, और उसके साथ साथ एक फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी उसकी बात नहीं है। जाहिर है कि बीइंग डेमोक्रेट लोग क्वेश्चन करेंगे इस बात को कि क्या फौज को खत लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन एक हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की, क्योंकि हमारे यहाँ फौज का इंक्रेस बहुत ज्यादा है हर मामले के अंदर, और वो चाहे मतलब सियासत हो, चाहे वो सैलाब आए तो फौज की जरूरत होती है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हो तो फौज की जरूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मजबूत और मुस्तहकम और डिसिप्लिन इदारा है, मोतबर इदारा है। तो जहां पर सिविलियन नाकाम हो जाते हैं वहां पर फिर फौज की तरफ देखा जाता है। आपको याद होगा तारीख में माजी में भी कई मरतबा जब भी पॉलिटिकल स्टेलमेट आया उसको हल कराने में फौज ने किरदार अदा किया था, वो चाहे काकड़ साहब हो, जब गुलाम इसा खान की और आमिर साहब सूरत हाल तो फिर बदली नहीं ना, मतलब आमिर साहब मुज़ाकरात की भी जहाँ हम तरफ देखते हैं तो पीटीआई की मुज़ाकरात बड़ी एक डेडलॉक की तरफ चले गए और वो होल्ड हो गए हुकूमत के साथ। फिर उसके बाद ये खत का आना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। देखिए, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, एक तो पीटीआई तो अपने मुतालबात के साथ गई थी ना, पीटीआई जो थी वो अंडरडॉग है जी, और हुकूमत के पास इख्तियार और ताकत है,
तो उन्होंने जो बेर मिनिमम एक डिमांड की थी वो ये कि जी जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुतालबा नहीं था कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आप जरूर कह रहे हैं ना कि अगर हम कहते जी 9 मई, तो 9 मई के वाकये में बहुत सारे सवाल हैं। उसमें सवाल ये कि जैसे पीटीआई कहती कि जी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ठीक है ना, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। और अगर फर्ज करें ये भी सवाल बनता है कि जी इतने हाईली सिक्योर्ड एरियाज में वेयर वाज द पुलिस, सिक्योरिटी कहाँ थी कि ये लोग छोटा सा एक ग्रोह जो था 300 लोगों का वो फला जगह पहुंच गया, ये फला जगह पहुंच गया, कोई हजारों लाखों में लोग तो नहीं थे। तो उस पूरे फेलियर को भी देखना है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाती तो इनको भी तसल्ली हो जाती, और मतलब है हुकूमत का भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही है ना। बात तो हो रही कि उस दिन हुआ क्या था। उसी तरह 27 नवंबर को अगर पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि जी उनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं, और वो इंक्वायरी ये कह देती कि जी ऐसा नहीं हुआ, फायरिंग नहीं हुई है, तो कोई हर्ष तो नहीं था ना उस बात के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बिला वजह पैदा किया गया, और इस चीज को आप गुफ्तगू के जरिए हल कर सकते थे, क्योंकि अभी पाकिस्तान की सियासत में जितना की स्टेलमेट है, जितना की पोलराइजेशन है, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि उसका हमें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी मईशत को हो रहा है, हमारे इमेज को हो रहा है, बैन अवी इमेज को हो रहा है पाकिस्तान के। तो हुकूमत का ये काम है कि वो सियासी आंच को कम करे, और उसके करने के लिए उन्हें रिजॉल्व करना होगा। जी आमिर साहब, ये भी बताएं ना, इससे पहले वाली जो आप बात कर रहे थे कि उन्होंने वही देखा, और इससे पहले हिस्ट्री में भी वही मामलात हल करते आए जिनके पास इख्तियार होता है। तो अगर वही मामलात हल कर देंगे और मियां नवाज शरीफ की तरह सब चीज स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, बानी पीटीआई की भी, तो ऑब्लाइज होंगे ऑब्वियसली उनसे वो। तो हम जो चाह रहे हैं मामला कि भाई जमहूरियत स्ट्रेंथन हो, और डेमोक्रेसी में जिसको वोट दिया है उसके पास इख्तियार हो, जो बानी पीटीआई कहते हैं कि वो उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये तो ना हुआ ना सर पे। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जाहिर है कि हमारे जमहूरी इदारे कमजोर हैं, हमारे जमहूरी इदारे मुतनाज़ा हैं। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हुकूमत जो है खुद जुडिशरी को तबाह कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत खुद जो है जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, पीका जैसे कवानीन लाकर। तो बात ही कि हम उस मंजिल से, जो आपका ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, उससे तो बहुत दूर हैं। और हकीकत यही है कि उसमें जनाब फौज का एक रोल है। तो जब फौज का रोल है तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। दो सूरतें हो सकती है ना। एक रवैया वो है कि जो कहते हैं ना कि आइन और पार्लियामेंट से बाहर की फोर्सेज हैं वो आपको नजर आती हैं, टीटीपी की सूरत में, बीएलए की सूरत में। एक जो जमहूरी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान की बका चाहती हैं, पाकिस्तान का भला चाहती हैं, तो फिर उन्हीं से बात करेंगी ना, कि जो जिनके पास इख्तियार और ताकत है। सबको पता है कि जी फौज के पास इख्तियार और ताकत है, तो उनसे अगर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और जाहिर है कि वो क्या बात करें, वो ये बात नहीं करे कि जी आप अगर मुतालबा ये कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो कोई गैर जमहूरी मुतालबा तो नहीं है ना। अगर तो इस तरह के जो मुतालबा है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, में वहां जाना पड़ता है। लेकिन जब सियासी जमातें मैच्योरिटी का सबूत नहीं देंगी, आप सोचिए ना कि सिंध में कानून साजी होती है कि जी ब्यूरोक्रेट को आप जो है वो लगा देंगे वाइस चांसलर, पीका का कानून आता है हर पाकिस्तानी जद पर आ जाता है। कौन कर रही है ये? जमहूरी आपकी पार्लियामेंट कर रही है ना, सारी बड़ी पार्टियों के लिए वोट दे रही है जी, ना, नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम। तो फिर क्या रह जाता है? तो अगर लोग कहते हैं जी किसी के इशारे पे करें, तब भी फिर क्वेश्चन करें आप इन लोगों से। कोई उम्मीद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आमिर साहब, बतौर सीनियर सहाफी आपका पीका एक्ट पर क्या मौकफ है? पीका, देखिए पीका कानून जो है जाहिर है कि एक हमारी तमाम सहाफियों की यकसा आवाज है कि उसको रद्द करते हैं। लेकिन पीका जो है पाकिस्तान एक सहाफी का मसला नहीं है खाली, ये हर उस पाकिस्तानी का मसला है जो लिखने, पढ़ने और बोलने का शगफ रखता है। आपने कितने ड्रैकोनियन लॉज हैं दुनिया में, कहीं पर भी बोलने के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती, ना होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पीका लॉ में बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया कि फेक न्यूज क्या होती है। कोई भी किसी के खिलाफ भी वो कहेगा कि जी आपने ये झूठी खबर दी है। और बात ये होती है कि इन दिस डे एंड एज कि जहां पर कहते हैं ना एआई का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरलोड है, उसमें ये समझते हैं कि 1960 का मेंटालिटी के साथ ये लोग जो है सेंसर कर देंगे, लोगों को आवाज दबा देंगे। बात ही कि हमारी हुकूमत जो है मर्ज से कुश्ती नहीं लड़ रहे, ये मर्ज की अलामत से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर तनकीद इतनी ज्यादा हो रही है मीडिया में, समाजी मीडिया पे। वरना होता है कि अगर आप पे झूठी तनकीद हो रही हो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता वहां से, बिल्कुल यू डोंट केयर, तो वो खुद ब खुद मर जाती है। तो आप लोग असल में कमजोरी हुकूमत की है, ये बोलाई हुई हुकूमत है इस वक्त, और उनको समझ में नहीं आ रहा। ये इनको देखिए ना, एक्स को बंद हुए पे साल भर हो गया, और
खुद मुबारकबादें भी चल रही हैं एक्सपायरी। हाँ बिल्कुल ऐसी हुकूमत के महकमे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या तजाद है? ये कैसा मुल्क है? आप 21वीं सदी के अंदर आप कह रहे हैं जमहूरियत। वैसे आमिर साहब आपने भी तारीख हमसे बहुत ज्यादा देखी होगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल आपने भी नहीं देखी होगी, यकीन है मुझे इस बात पर। अच्छा ये बताएं जी, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी हिकमत अमली की बात करते हैं। तब्दीली आ गई वहां पर क़यादत में KPK की हद तक, और बड़े ही यानी उनके हॉक्स कुछ आगे आए हैं, और वो ये भी बयान दे रहे हैं कि बानी ने कह दिया कि अगर मेरा नैरेटिव या मेरा बयानिया नहीं फॉलो कर सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते, तो ओहदे छोड़ दो। तो क्या प्लान कर रही है PTI? क्या एहतजाज की तरफ जा रही है? डी चौक, इस्लामाबाद, एक बार फिर स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ये आप होता हुआ देख रहे हैं इस मुल्क में? देखिए, एक तो अच्छी बात हम पहले भी मैं कई बार कह चुका था, जब ये पूरी क़यादत दोनों मतलब KP के प्रेसिडेंट भी अमीन गंडापुर थे और वजीर आला भी थे। दुनिया में हमेशा ये होता है कि जी जो जिसके पास पॉलिटिकल ओहदा होता है वो फिर सरकारी ओहदा नहीं रखता, ताकि वो तंजीम पे तवज्जो दे सके। पूरी तौर पर तो अच्छा फैसला है। फिर एक और बात ये हुई कि अमीन गंडापुर जो है, जब उन्होंने दूसरा ओहदा भी रखा हुआ था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। वज़ीर आला का काम भी होता है कि जी अवाम की फलाह बहबूद पे तवज्जो दे, हुकूमत चलाने पे तवज्जो दे, ना कि वो इल्तिजाज और जलसा जुलूस कर रहा हो। ठीक है ना? अगर वो ये करेगा तो फिर वो काम सफर करेगा। तो एक तरह से अच्छी बात है कि PTI का वो किला है, और वो अगर फर्ज करें उसको डैमेज होता है बिकॉज ऑफ अमीन गंडापुर, अगर वो वायलेंट होते हैं और एहतजाज करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ठीक है, हुकूमत चलाए। और ये समझ में आता है कि जी क्योंकि PTI ने अपनी तरफ से हर जमहूरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ली। उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया, इलेक्शन नहीं हुए, उनसे बल्ला छीन लिया गया, उनके ऊपर एक पूरी तारीख है ना। तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो या तो जैसे उन्होंने अपील की है आर्मी चीफ से, या दूसरा ही कि जी वो एहतजाज करें। हाँ, एहतजाज की हिकमत अमली पे हम जैसे लोग सवालिया निशान ये उठाते हैं कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जी एहतजाज एक वन बिग एक्ट ऑफ धरना है, जो कि नहीं होता। एहतजाज तरीके जो होती हैं गली गली चलती हैं, वो कभी एक मुजाहरा हो गया लाहौर में, कभी कराची में हो गया, कभी पूरे मुल्क में हो गया, फिर आप उसको रिदम तोड़ देते हैं, फिर चलाते हैं। आप लश्कर कशी जो है ना, वो पहले स्टेज पे नहीं कर रहे होते। वो PTI मोमेंटम उस तरह से मेरे ख्याल में नहीं बिल्ड कर पा रही है, डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी। इट्स नॉट बीन एबल टू लिवरेज वो जो उनका ताकत है। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइए कि इस खत के बाद हुकूमत का क्या स्टांस होते हुए देख रहे हैं आप? हुकूमत ज़ाहिरन का मजाक उड़ाएगी, हुकूमत तनकीद करेगी, और ये सोचे समझे बगैर तनकीद करेगी कि वो दौर भी था कि जब जनरल बाजवा साहब के पास खामोशी से शहबाज शरीफ भी मिलने जाया करते थे, और जो दीगर क़यादत थी वो भी मिलने जाया करती थी। तो इनको जो खौफ है, बात ये थी कि जब PTI की और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दोबारा से राब्ते बहाल हो जाएंगे, तो नून लीग को अच्छा ये है कि हम इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल है। तो होना ये चाहिए कि जनाब अगर राब्ते बहाल होते हैं इस्टेब्लिशमेंट को या फौज के लिए, तमाम सियासी जमातें यकसा हैं, एक जैसे। और हो रहे हैं आमिर साहब, बहाल हो रहे हैं राब्ते? आपकी खबर क्या है? राब्ते बहाल हो रहे हैं कि वो किसी की तरफदारी कर रहे हैं जी, और राब्ते बहाल हो रहे हैं? आप क्या कहते हैं, तज्जिया और खबर आपकी? मेरे ख्याल में कोशिश हो रही है। अभी तक जो है दोनों फरीक जो है अपने मौकों पे डटे हुए हैं, और एकदम कोई ड्रामेटिक मैं नहीं देख रहा इस चीज को। PTI को मजीद प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, और या अल्लाह मियां समझ दे दोनों कुव्वतों को कि वो समझेंगे जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं है कि जी हम एक मिनिमम पॉइंट्स पे जो है एग्री करें, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें। और 9 मई और 26 पे आप माफी मांगते हुए देख रहे हैं, यानी माफी किसी भी सूरत में, ऐसा नहीं कि आप कोई डायलॉग भी अगर हो, ऐसा हो रहा है आप देख रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, जो PTI का मौका है वो तो जाहिर है कि माफी नहीं मांग रहे, और सियासत में मतलब है कोई स्कूल तो है नहीं कि आपने बच्चे को अभी तू माफी मांग, कान पकड़ कोने में खड़ा हो जाए ना। गलतियां सबने की हैं, तो अब इनको देखना पड़ेगा। आप याद करें ना कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का तैयारा अगवा केस था, इट वाज कुछ केस, और जमाने में मैंने कवर किया था 99, हम हमेशा देखते थे इनको, इन पे जेल में जब ट्रायल भी हो रहा था नवाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त भी इसी तरह की आग लगी हुई थी। मतलब है जो आलम था फौजी क़यादत का टुवर्ड्स नून लीग, वो यही होता था, कमोबेश बल्कि ज्यादा होता था जो आज इमरान खान की तरफ है। वैसे वो आमिर साहब ऑर्डर वही थे वो जो थे कि ठीक है बस फजा में ही आप जब बात हो गई तैयारा साजिश की, तो थोड़ी सी वही ऑर्डर थे कि सही है जी, अगर है आर्मी चीफ तो इनको यहाँ नहीं उतरने की जाती, या फिर ये ऐसे ही कोई रूमर थी? बिल्कुल थे, वो कोई रूमर नहीं थी। वो नवाज शरीफ का बड़ा बचगाना फेल था
कि आप ये चाह रहे हैं कि जी हमारे आर्मी चीफ का तैयारा भारत में उतर जाए। अगर आपने सेलेक्ट भी किया था, उनसे जो गलती हुई थी, उन्होंने पता नहीं इंजीनियरिंग कोर के उसको लेफ्टिनेंट जनरल को जो है आर्मी चीफ बना दिया था, और जाहिर है कि वो एक उन्होंने चप्पू मारा था जब वो श्रीलंका के दौरे पे थे, और यहाँ पर जो है फौज ने रिटेलिएट किया, खुद किया था उसने, और वो कमांडर्स ने, और उनको बेदस्तुपा कर दिया। तो ये तो कोई हकीकत है, ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है। अगर कोई ये कहे कि जी नहीं हुआ था, तो जब ये माफीनामा लिखकर गए थे सऊदी अरब, जब ये मुआहिदा गए थे सऊदी अरब, ये और इनका खानदान, वो मैंने देखा था F10 से इस्लामाबाद से, जब इनका सारा था F4 का हुआ करता था बाद में, लाहौर से ट्रक में भर के नवाज शरीफ साहब के घर का सामान आया था। वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आते हैं ना, उनको वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आते हैं ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, इसलिए वो अभी तक माशाल्लाह सर्वाइव भी कर रहे हैं। हुकूमत भी उनकी है। आमिर साहब, कमिंग बैक टू द करंट अफेयर्स, वजीर आजम पाकिस्तान का क्वेटा का दौरा भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है। आप इस दौरे को किस नजर से देखते हैं? बात यह है कि हमारे यहाँ जो है, आप मैं बयान सुनता हूँ कि जब कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया होता है तो मैं उसमें सिमिलैरिटी तलाश करता हूँ, और आपको लगेगा कि वही बयानात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे बाल हुए, और उसमें कोई आपको एक मीनिंगफुल चीज नजर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी की जंग को सही तनाजुर में नहीं पेश किया जा रहा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में पाकिस्तान ने बेशुमार कामयाबी हासिल की थी। वी इमर्ज एज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड कि जिसने खुद अपनी ताकत के जरिए दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था अपने मुल्क से। यहाँ पे कोई कंट्रोल्ड एरिया नहीं रह गए थे। उसके बाद सवाल बनता है कि दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया पिछले 3-4 साल में, 2-3 साल के अंदर बहुत ज्यादा क्यों हुई है। फिर दूसरी बात, तो अलग अलग थिएटर है दहशतगर्दी के। एक दहशतगर्दी का थिएटर जो है केपी का है, जो कि टीटीपी का है, ठीक है, कि तालिबान पाकिस्तान का है, और दूसरा थिएटर जो है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो एक वायलेंट किस्म के कौम परस्त है, उनका है। उनमें भी कई शेड्स हैं, BLA की कई धड़े हैं उसके अंदर, BRA है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, BLF है वहां पर ना। तो आपको ताजुर में देखना होगा, और उसके लिए सिर्फ डंडे के इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए आपको रिफॉर्म्स भी करने होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करने होंगे, मेन स्ट्रीम में लाना होगा। बिल्कुल बलूचिस्तान को आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत भी इन्फिल्ट्रेट करता है। वो सारी जिम्मेदारी बेचारी फौज को दी हुई है, वो लोग अपनी जानों का कुर्बानी दे रहे हैं। आप सोचें कि बहुत हाई डेथ टोल है हमारा पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस का है। ये बहुत तशवीशनाक बात है, और ये हम बड़े शहरों में रहकर हमें लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज है, और इसके लिए गवर्नमेंट को संजीदा होना चाहिए, मीडिया को। और हमें सिर्फ ये नहीं होता कि जी मतलब है आप कहें कि जी भारत से, बिल्कुल भारत उसमें मदद कर रहा है, ईरान जमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान की हो रही है, लेकिन कहीं पे डायलॉग भी होगा, कहीं पे रिफॉर्म भी होगा, और कहीं पे लड़ाई भी होगी। तो ये तीनों चारों काम इकट्ठे करने हैं और आइडेंटिफाई करके करने हैं। आप सबको ये नहीं कह सकते एक झाड़ू से आप जो है सबको धकेल दें। फिर जो बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम, जैसे डॉक्टर मालिक है, डॉक्टर अख्तर मैंगल साहब हैं, जो कि तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते, उनको स्पेस देनी है, उनसे मशवरा करना देनी होगी। बिल्कुल, उनके साथ बातचीत। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, आपने वक्त दिया और मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया पेश किया। मजे से बात होती है जी, बिल्कुल, खुल के और बड़ी तफसीली तौर पर। तो एक ब्रेक हमने यहाँ पर लेना है जनाब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों से की और से जो पाकिस्तान से दूर है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आइए जानते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नीज के बारे में। जी जनाब, आज हमारे साथ हैं दुबई से वसीम हैदर। वसीम हैदर एक एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं, और इनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, स्टोरी है, आपके सामने भी उनको लाएंगे। वेलकम करते थे वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी मुझे जी 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 किया और मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको शेयर कर सकूं। जी जी बताइए। बस बिल्कुल करें, बिल्कुल यही मौका है।
वसीम हैदर फ्रॉम टेक्सला से बिलोंग करता हूँ, रावलपिंडी से। जी। और मैं यहाँ पे आया था 2018-19 में फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि आपको पता है कि हमें पाकिस्तान में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कभी कभार हमें बाहर कंट्रीज आना पड़ता है, और बल्कि बहुत से हमारे भाई हैं जो कि ओवरसीज हैं। तो फिर यहाँ पे आए बेहतर फ्यूचर के लिए। जब यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड आया, सिक्योरिटी का वीज़ा लेके पाकिस्तान से आया यहाँ पे, और फिर यही माइंडसेट था कि नहीं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहना बल्कि बेहतर तो ट्राई करते रहे। बीच में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आई, बहुत टफ टाइम आया, लेकिन फेस किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बैंक में, एमिरेट्स इस्लामिक बैंक है, उसमें एज अ सेल एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर अल्लाह पाक ने पहुंचाया, और एक बेहतर की तलाश हमेशा जारी रहती है, तो अभी भी जारी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। दुबई में क्या एक्टिविटीज़ है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्शन रहता है, आपस में मिलते जुलते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, भी बताइए वसीम। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा माहौल है पाकिस्तान कम्युनिटी के हवाले से। यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए और पाकिस्तानी की बेटरमेंट के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है सबसे पहले, मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ, वॉलंटियरली उनका मेंबर भी हूँ। स्पोर्ट्स में टीम में काम करता हूँ एज अ इवेंट मैनेजर, और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। मकसद हमारा ये होता है कि कम्युनिटी को जोड़ना आपस में। स्पोर्ट्स एक क्या कहते हैं, एक जरिया है बहुत आवाम को जोड़ने, लोगों को जी। उसके अलावा एक और चीज जी पाकिस्तान इंडिया भी आ रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सॉरी पाकिस्तान इंडिया भी आ रहा है मैच खेलने, आप देखने जाएंगे वसीम? जी पाकिस्तान। कल मुझे काफी लोगों ने कांटेक्ट किया यहाँ पे कि अच्छा। टिकट के हवाले से बताएं, टिकट चाहिए ये वो, तो लेकिन टिकट ऑलरेडी यकीन करें सेल आउट हो चुके हैं। क्या बात, सेकंड में इस तरह बिके टिकट। तो लेकिन ये है कि अभी बहुत से यहाँ पे कैफे हैं, बहुत से यहाँ पे हमारा पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगती है। तो मैं अपने देखने वालों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने वहाँ पे आए, बहुत अच्छा माहौल होता है, फैमिली माहौल होता है, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे एंजॉय करें। अच्छा वसीम, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि जब इंसान हर वक्त तो ऑब्वियसली अच्छे जोन में नहीं होता, बड़ा डिसअपॉइंट भी होता है। आपने जैसे कहा हर्डल्स आए, काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन आपने उनका डट के सामना किया। तो वो क्या मोमेंट होता है जब आप अपने आप को पुश करते हैं, और किस तरह पुश किया आपने अपने आप को? सबसे पहले बात यह है कि जब आप कुछ पाने की अगर जुस्तजू रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। और लेकिन यह है कि जब आप देखते हो अपनी फैमिली को, तो फिर ऑटोमेटिकली आप में जो है वो कुछ करने की और जुस्तजू पैदा होती है, तो आप फेस कर सकते हो। तो हर बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो हर किस्म के डर को बर्दाश्त कर सकता है। और वसीम, तो लेकिन ये कि बताइए कि जब आप डाउन फील करते हैं तो आपकी कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है आपको वहाँ, और पाकिस्तानी आपको अपलिफ्ट करते हैं, एलिवेट करते हैं? जी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बहुत से मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। अब मतलब जाहिर बात है उनको यहाँ पे आके मुलाकात हुई, मिले, लेकिन बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पे हमारे पास, हमारे पाकिस्तानी। हम मतलब वाकई बहुत सपोर्टिव कौम है। और तो हमारे यहाँ पे हैं काफ़ी दोस्त हैं मेरे, एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उमर जमील हो गए, नफर हुसैन जिनका नाम लेना चाहूँगा, नईम रसूल साहब हैं, पैड एसोसिएशन दुबई के जो है डायरेक्टर हैं। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, क्योंकि मैं जब इनको ज्वाइन किया, इनके पास आया, इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे हर मोड़ पे जो है ना सपोर्ट किया, हर लिहाज से। मतलब पाकिस्तान आना जाना रहता है आपका? पाकिस्तान आते हैं सर? पाकिस्तान आता हूँ बिल्कुल। अभी लास्ट मेरा नवंबर में चक्कर लगा था पाकिस्तान का, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान 5 इयर्स के बाद गया था। और उसकी माइंडसेट ये था कि कुछ करके जाना है, ऐसे नहीं जाना वापस। तो मैं घर क्या आया था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान नहीं आऊँगा वापस। क्या तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपॉर्चुनिटीज में आके पाकिस्तान वापस गया, और मेरी 2 साल की बेटी थी उस टाइम पे, और जब मैं वापस पाकिस्तान गया तो 7 साल की माशाल्लाह, तो अब माशाल्लाह वो 8-9 साल की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गोल्स रखते हैं वसीम इधर से, और आगे क्या फ्लाइट है और कहाँ जाना है, कहाँ देखते हैं अपने आप को? मेरा बचपन से ड्रीम रहा है यूरोप का, तो यूरोप का तो माइंडसेट अभी भी है कि अच्छा। फैमिली को सेटल करना इंशाल्लाह। एक और मेरा ख्वाब है, ड्रीम है, आपसे शेयर करना चाहूंगा आपके वसल से। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक पहुंचे कि मैं बेसिकली शौकीन हूँ शोबिज इंडस्ट्री का, और एक मेरा ड्रीम है एक ड्रामा करना है अपनी जिंदगी में। ज़ुहैब का भी यही ड्रीम है, तो मुझे लगता है आप दोनों के लिए मुझे ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ड्रामेबाजी करना है, मेरा ड्रामा करना है, ड्रामेबाजी करना है। जबरदस्त वसीम, बहुत ही बेहतरीन। चले यार, आप ड्रीम नहीं, होस्टिंग का आपको एक मौका दे दिया हमने, आप ब्रेक ले लें हमारे शो पे। चलें, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल 365 न्यूज़, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।
क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। वसीम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। नाजरीन वाकई एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और कहीं मत जाएगा, वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब पारा चनार की तरफ सूरत हाल पे नजर डालते हैं, जरा जिक्र करते हैं। पेशावर में कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक जिरगे ने सड़कें खोलने और जिरगे की मजीद नशस्तें करने पर इतफाक कर लिया है। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन की 14 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का पेशावर में जिरगा हुआ और जिरगे में सड़कें खोलने और जिरगा जारी रखने पर इतफाक किया गया। अरकान ने एक दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई और जिरगे में बंकर्स की मिसमारी और असलहा जमा कराने से मुतालिक मामला भी जेरे गौर आए। तो जिरगे में क्या कुछ हुआ डिस्कस, क्या हालात वाकयात, क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे, इस पे हम बात करेंगे मजीद। यासिर बंगश साहब नुमाइंदा 365 न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा ये बताइए, जिरगे में दोनों फरीकीन का मूड कैसा लग रहा था आपको, क्या यकीन दहानी कराई दोनों तरफ से और क्या सूरत हाल लग रही है इस वक्त? अपने 365 की हमारी टीम है, मैनेजमेंट है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिन रात पारा चनार की आवाज बने हैं जी। कल जो माहौल था बहुत अच्छा माहौल था, दोनों मशरान के दरमियान बहुत अच्छी गुफ्तगू शुनीद हुई। इससे पहले इस्लामाबाद में शालदत्ता में जो साबिक सेनेटर है पारा चनार के सैयद सजाद सेठ मियां, उसके घर में एक हुआ। फिर कल जो है एक दूसरे फरीक के घर में हुआ, तो एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू शुनीद हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। रोड के हवाले से बात हुई कि जल्द से जल्द रोड खोल दिया जाएगा और अमदुरफ के लिए जो रोड है वो खोल दिया जाएगा। आपको बताता चले कि पिछले 4 महीनों से पारा चनार मुकम्मल तौर पर, पारा चनार समेत 100 से ज्यादा देहात मुकम्मल तौर पर महसूर है, जिसमें ना खुर्दनोश मिल रहा है, ना तेल मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रही है, ना मेडिसिन मिल रहा है। बहुत सूरत हाल आज भी। अगर आप हम मौसम की बात करें तो अभी भी वो यहाँ पे क्या है कि बर्फबारी शुरू है, मौसम भी एक्सट्रीम है। सही। अच्छा ये जो यानी बातचीत हुई है तो दोनों फरीकैन में नुकसानात क्या हुए हैं, इसका अजाला कैसे होगा, इस पर कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, नुकसानात के हवाले से तो दोनों फरीक जो हैं वो बिल्कुल मुतफिक है एक ही बात पे। अगर हम बात करें बगन जो बाजार है उसके हवाले से भी दूसरे फरीक ने कहा है कि इसको जो नुकसान है वो दिया जाए, और इसके साथ साथ जो तकरीबन 2-3 कॉन्वॉइज हिट हुई है, वो कॉन्वॉइज जो अभी रिसेंट तकरीबन 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक कॉन्वॉय जो हिट हुई, उसमें तकरीबन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वो भी दूसरा फरीक कह रहा है कि इसको नुकसान दिया जाए। तो नुकसान के हवाले से शाज़ेब दोनों जो है वो एक ही पेज पे है कि इनको नुकसान दिया जाए, पर यहाँ पे जो है सामान वगैरह अगर हम बात करें तो सामान की तरसील अभी तक जो है वो फंसा है, ना मेडिसिन आ रहा है। अभी भी काफी चीजें कम्युनिकेट होनी और उनको डिलीवर करना है। बिल्कुल याश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल टैक्स बिल पे। बिल्कुल, सिंध काबीना ने IMF की शर्त पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मंजूरी उसकी दे दी है। बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया है और वज़ीर आला मुराद अली शाह इस हवाले से वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा, जबकि कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट भी होगी। तो इस सारे मामले से मुताल्लिक हमने बात करनी जी। इस पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली राशिद, तर्जुमान सिंध हुकूमत ने। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अली फॉर गिविंग अस योर टाइम। अच्छा बताइए अली, आम आदमी की समझ के लिए बताइए कि ये एग्रीकल्चर टैक्स बिल है क्या?
देखिए, माजी में ऐसा होता रहा कि एग्रीकल्चर जो इनकम होती थी उस पर टैक्स नहीं होता था, और उसकी वजूहात थी पाकिस्तान एज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। हम चाहते थे हमारे किसान, फार्मर्स और जितने भी वी वांटेड टू प्रमोट दैट बिजनेस। IMF की फिर एक कंडीशन आई, उन्होंने कहा कि जी इनकम किसी भी सूरत में हो, कुछ भी हो, इट मस्ट बी टैक्स। तो फिर उनकी एक प्री कंडीशन IMF की हो गई कि जी आपको एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना ही लगाना है। तो देन इट वाज गवर्नमेंट जो है फेडरल हो गई, प्रोविंशियल हो गई, उनमें ये डिस्कशन चला कि भाई व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। तो सिंस फार्मर्स और सूबाई हुकूमत इज मोर इन टच विद द ग्रास रूट्स, और हारियों, किसानों, और हर प्रोविंस की अपनी डायनामिक्स होती है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, तो हमने कहा कि ठीक है, ये अगर टैक्स कलेक्ट करना है, ऑल्दो वी प्रेफर्ड कि नहीं हो, कि ये बर्डन नहीं आए। ख़ासतौर से अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा फ्लड्स आए और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनको। वही बड़ी वो फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या सेक्टर उनको काफ़ी नुकसानात हुए। तो एट दिस टाइम हम तो प्रेफर कर रहे थे कि इसको नहीं किया जाए। बट दैट बीइंग सेड मगर एक कंडीशन थी, वी हैव टू अबाइड बाय दैट। तो उसका मैकेनिज्म हमने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करने के बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड डू इट। अब वो प्रोविंशियल हमने गवर्नमेंट का किया, और हमने कहा कि जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड होता है, सिमिलरली पंजाब रेवेन्यू बोर्ड होता है, इंस्टेड ऑफ फेडरल करने के बजाय इट शुड बी द प्रोविंसेस व्हिच शुड बी कलेक्टिंग दिस एग्रीकल्चर। और ये बताइए कि इसके निफाज से जो हारी है, किसान है, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? और फिर देखिए लैंड रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं हम, हारी जो काम करता है वो तो बड़ी मुश्किल से बमुश्किल 2 वक्त की रोटी, फिर जमींदार की बात करें तो उसके हालात तो वाकयात कुछ और होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जरा बात कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, आई थिंक उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो सब पे ही आएगा, हारी पे भी आएगा, जो कोई जमींदार है उस पर भी आएगा, और उसमें दीगर अगर आई एम नॉट श्योर आप लोग अवेयर हैं नहीं, मगर आपकी नॉलेज के लिए इसमें काफ़ी इन बिटवीन भी लोग होते हैं जो आरती का किरदार है, बिल्कुल मिडलमैन का है, मैन जिसको आप कहते हैं। तो ये इम्पैक्ट तो ओवरऑल सब पे ही आएगा। बट दैट बीइंग सेड, देखें देयर आर टू साइड्स ऑफ इट। अब IMF की भी बात जो है उसमें यू नो कि अगर इनकम है तो उस पर टैक्स होना चाहिए, चाहे कोई भी इनकम हो। बट हमारा भी मौक़िफ़ है कि सिंस हमारी इकोनॉमी एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, और स्पेशली एट अ टाइम जहाँ ऑलरेडी 3-4 सालों से इतना मजीद जो है एक यू नो डिजास्टर्स हुए हुए हैं, मे बी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इम्पोज इट राइट नाउ। बंदा ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी लोग परेशान हैं, और उसी टाइम पे बर्डन हम और कर दें, अभी वो जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दोज लॉसेस। बिल्कुल, तो दिस माइट नॉट बी अ गुड टाइम। बट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि वी विल डू एडजस्टमेंट्स अगर कोई अफेक्टेड था फ्लड्स में, और वो टैक्स मद में जैसे आप करते हैं ना लॉसेस में जैसे, तो वो उस किस्म का, तो विच इज अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। राइट। सो अली, यही हम पूछना चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से कोई सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, कोई बजट कार्ड्स, कोई हारी के लिए कोई कॉम्पनसेशन, कोई राशनिंग, कोई ऐसा प्लान है? ऑलरेडी एक हारी कार्ड निकाला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, और वो इवन बिफोर दिस, मतलब कि ये तो हम तो टैक्स होने या ना होने का इंतजार भी नहीं कर रहे थे। वी डू अंडरस्टैंड कि जितने भी ये लोग हैं फ्लड में अफेक्टेड हैं, उनके लिए हमने हाउसिंग स्कीम तो एक बनाई है, लो इनकम और फ्री हाउसेस हमने अराउंड 2 मिलियन बनाने का अहद किया था, जिसमें से 2.5 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, और वो एनर्जी कंप्लायंट भी हैं, विच हैव आई थिंक आप SPHF की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्लाइमेट रेजिलिएंट है और साथ साथ सोलर बेस्ड हैं, तो द ग्रीन, तो ये उन सब के लिए जो फ्लड इफेक्टीव्स थे, तो उसमें से मेजॉरिटी वही लोग हैं जो हारी हैं, किसान हैं, और एक किसान कार्ड भी हमने अनाउंस किया है विच इजी लोन्स इंटरेस्ट फ्री जो हारियों को देते हैं, और उनको कॉम्पनसेशन भी थोड़ी बहुत देते हैं, और उन लोगों को ही हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है BISP जिसको कहते हैं, उसमें भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको क्या, तो वी आर डूइंग। अली ये भी बताइएगा कि ये किसान से जो टैक्स ले रहे हैं उससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? टेंटेटिव आइडिया, हाँ, एक टेंटेटिव फिगर अगर हम बात करें तो देखें, इट विल बी अ सब्सटैंशियल अमाउंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि ख़ास तौर से सिंध और
ओवरऑल पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वी विल बी एबल टू जनरेट। अभी उसके एग्जैक्ट फिगर्स आई कांट कोट राइट नाउ। और कितनी एक कम्युनिटी है ये हारियों की, जो एक नंबर होगा आपके पास या जिले के लिहाज से इससे मुतालिक डेटा कोई? बिल्कुल है हमारे पास डेटा उसके हवाले से। और लाइव स्टॉक में आपने लाइव स्टॉक को इसमें नहीं शामिल किया, ये भी जरा बताइए इसकी भी वजाहत। लेकिन टेक्निकली लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट अलग है, इट्स नॉट, इट डजंट कम अंडर एग्रीकल्चर। सही, उसमें काश और जो ग्रो करते हैं, जो इस चीजों के क्रॉप होता है उस चीज को है। लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट ही अलग है, उसके मामला अलग है, उसका एक मैकेनिज्म ही अलग है, और उसपे ऑलरेडी टैक्स लगता है लाइव स्टॉक पे, और डिफरेंट टैक्स लगता है। और देखिए सिंध का तो अली आप बेहतर समझते हैं, सिंध का हारी तो वैसे ही परेशान है, पानी का मसला, जो पानी की तकसीम का जो प्रॉब्लम है, और हुकूमत भी उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी ये मसला उठा रही है, लेकिन पंजाब की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, तो इसको भी जरा हाईलाइट कीजिए। जी देखिए, हम ऑलरेडी वी वर बिटर, हमारे पे तो ऑलरेडी हमें वी वर नॉट वेरी अनहैप्पी, वो जो पानी का मसले वगैरह चल रहे हैं, ऊपर से अभी एग्रीकल्चर टैक्स। तो मैं आपको बताऊं, सिंध कैबिनेट में जब ये डिस्कशन हो रहा था बिफोर पासिंग इट, बड़ी इस पे डिबेट हुई और बड़ा रेजिस्टेंस हमें मिला फ्रॉम आवर जो सिंध कैबिनेट के मेंबर्स हैं कि ये तो नाइंसाफी है, बट पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर, वी डिडंट वांट टू हिंडर कि हम नहीं पास करें या हम कोई उसको अपोज करें, और IMF की जो रिव्यू अभी आने वाली है मार्च में, उसमें कोई इशू हो जाए। तो फॉर द ग्रेटर गुड वी डिसाइडेड कि यार। और आपने कॉन्फिडेंस में जी अली ये भी बताइएगा कि हारी को कॉन्फिडेंस में लिया है, ये बिल पास करने से पहले उनके साथ बैठ के इस पे बात हुई है? जी बिल्कुल बात हुई है, और वहां से बड़ा नेगेटिव फीडबैक हमें मिला। देखिए, हमारा तो फर्ज है जो भी फीडबैक है आगे पहुंचाना। हमने फेडरल में भी बताया, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को जाती तौर पे, जो सिंध के हमारे मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, उन्होंने बताया कि जी हमने जो अपने जिले सतह पे, अपने तहसील सतह पे हमने जो मीटिंग्स की हारी और फार्मर से, they were very unhappy, and वो तो एक तरफ तो देखिए अली, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि हमें बीज सब्सिडाइज करना है, हमें उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटेट करना है, हमें उन्हें ट्यूबवेल्स लगा के देनी है, ठीक है, उन्हें बिजली और गैस की कीमतें और ये सारी चीजें, इस पे हमें रिलीफ देना है, बजाय इसके हम इस पोजीशन में आ गए कि हम उनसे टैक्स से ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं हारियों से। बड़े अफसोस की बात है, बट व्हाट कैन वी डू, और स्पेशली एट अ टाइम लाइक दिस, ये सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान के लिए। IMF का रिव्यू इज इन मार्च और ये फरवरी स्टार्ट हो चुका है। अब ये अगर बिल नहीं पास होता और अगर इसमें कोई हम हिंड्रेंस क्रिएट करते, वैसे लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को टैक्स में लाने के लिए आपके पास क्या प्लान था? ये तो खैर IMF की तरफ से आ गया ना, आपको नाफिज करना पड़ गया उसको, लेकिन क्या कोई प्लान था? क्योंकि बहरहाल एग्रीकल्चर को किसी समय यानी आना तो चाहिए टैक्स नेट में। हाँ ठीक है, बिल्कुल वो सही आप कह रहे हैं। देखिए, ओवरऑल हमारे ख्याल से तो टैक्स, अगर टैक्स पेयर्स आप ओवरऑल देख लें पूरे पाकिस्तान में कितने हैं, फ्यू मिलियन, करोड़ों की आबादी है और मिलियंस टैक्स पेयर्स हैं पहले तो। और वो जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उनको ही मजीद, आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं जब नेशनल असेंबली का MNA था, आई वाज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पार्लियामेंट, और मुझसे ज्यादा नोटिसेस किसी के पास नहीं आते थे कि फलाना टैक्स, ये इसको एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लेन करें। तो आई एम टेलिंग यू, जो टैक्स पे कर रहा है उसको स्क्वीज करे जा रहे हैं और मजीद टैक्स नेट में लोगों को ला नहीं रहे हैं। तो हमारा मसला ये है कि चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, एनीबडी हु इज मेकिंग मनी, इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस पर टैक्स होना चाहिए। बट देखिए ना अली, हम जब टैक्स की बात करते हैं, हम पानी का टैक्स देते हैं, सड़कों का टैक्स देते हैं, बट वो चीजें हैं नहीं हमारे पास दस्तयाब। एज दी अवाम हम टैक्स जो दे रहे हैं, उनका भी एक मौकफ ये है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं पानी बिजली पे, वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो और ताजिर से आप टैक्स लेना जाएंगे, ताजिर बरादरी अपने दुखड़े रोते हैं, हाँ। फिर आप हारियों से टैक्स लेने जाएंगे। टैक्स तो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो यू नो इट्स अ टू वे स्ट्रीट एक्चुअली। चाह रहे जो नहीं दे रहे, जो टैक्स को वेट कर जो नहीं दे रहे उनसे ले ले, हाँ। लेकिन जो दे रहे उनको वापस कुछ ना दे। अली ये क्या बात है? आई एग्री विद दैट। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको ही हरास किया जा रहा है FBI की तरफ से, उनको एक्सपेक्टेशन कॉल्स मिल रही हैं, शो कॉज नोटिस कि ये बताएं, फलाना बताएं। हम चाह रहे हैं कि मजीद लोग, इंस्टेड ऑफ हरासिंग द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, आप और लोगों को नेट में लाएं।
जो पे कर रहे हैं वो तो ठीक है, और आपकी बात भी सही है कि यार वो दे नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो पानी का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, तो वो क्यों पे करें? बट एज आई से यू नो, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। वो तो टैक्स है, लॉ है, पे करना है और सभी को करना चाहिए। अच्छा, और आई गेस अली ये भी बताइए कि ये जो हारी और ये पूरी एक सॉर्ट ऑफ सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उसके लिए कितना आसान वो बनाया गया है प्रोसेस टू पे देयर टैक्सेस? बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेशन पे हमने बिल्कुल जोर नहीं दिया है, सो दे आर नॉट एजुकेटेड और लिटरेट इनफ कि वो खुद जाके ये सारे कारोबार का टैक्स दें। देखिए, अभी तो द बिल हैज बीन पास्ड, और जितने भी सिंध हुकूमत हो गई और सिंध के जितने भी हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो तहसील और की सतह पे हों, दे आर वेरी कनेक्टेड विद द फार्मर्स एंड हारी, और उनमें से कुछ खुद भी काश्तकार हैं, कुछ अपने भी उनके राइट ऑफ कोर्स लैंड बिजनेसेस ही लाइक, तो वो जो है आई एम श्योर कि इट विल बी इजी फॉर अस फॉर द टैक्स कलेक्शन। हमें सबका पता है, एंड वी हैव बीन इन द गवर्नमेंट, वी आर नॉट न्यू। हम सब चीज़ों को समझते हैं, सब पे ऑलरेडी हमारा एक ओवरलुक है, चाहे वो टैक्स नहीं होता हो, मगर वो इनकम तो डिक्लेयर करते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि कौन कहाँ कितने क्या बिजनेस राइट, तो वो स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू इवेंचुअली। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सदर हुकूमत अली राशिद हमारे साथ थे। और देखिए सरवत, इसमें ना एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि आपकी अप्रोच क्या है, यानी नजरियात क्या हैं। जैसे सोशलिस्ट नजरियात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानी मानी जाती है, लेकिन आप विफाक में चले जाएं तो कैपिटलिस्ट अप्रोच है, तो वहाँ वो किसी और को रिलीफ देना चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि किसान और हारी को मिल जाए, तो ये भी एक जरा यानी कोऑर्डिनेशन में ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभार कि आपकी फिलॉसफी आप किस बुनियाद पे आपने जमात आई थिंक बहुत लेकिन खैर करना पड़ा है। मैं आपको एज ए जनरल आम आवाम की बात बताऊं, मैं आम आवाम हूँ, आप आम आवाम है, हम 6 महीने से न्यूज पढ़ रहे हैं, मैं इतने अरसे से ये देख रही हूँ कि डिवाइडेड है सब कुछ जी। अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हम आएंगे, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, we need to come on the same page, ताकि अवाम जो है बिल्कुल वो ना यानी पॉलिसीज में कोई रुकावट ना आए, वो कंटिन्यूएशन जो है ना हमें बिकॉज़ एज ए नेशन जब तक हम अपनी सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम आगे इंटरनेशनल कहाँ कम्पीट कर सकते हैं। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। वापस आने के बाद बच्चों की किडनैपिंग पे एक बहुत ही खास और वेरी पर्टिनेंट सब्जेक्ट, इस पे हम बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में होने वाले गुज़िश्ता महीनों में बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग सामने आई है, और फिर वो सारिम का वाक़या आपको याद है कि उसके बाद उसकी लाश मिली, तो ये एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी है कराची में। अब गार्डन से 14 जनवरी को जो लापता हुए बच्चे, उनका ताहाल अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बच्चों की तलाश में लियारी नदी और अतराफ में खुदाई की, और इसके लिए स्निफर, सुराग रसा कुत्ते जो होते हैं उनकी मदद ली गई। उन स्निफर्स को बच्चों के कपड़े पहले सुखाए गए, और फिर जो बूथ थी उसके ताकुब में लियारी कश्ती मस्जिद के करीब वो रुक गए डॉग्स, और मशीनरी की मदद से फिर नदी को साफ किया गया। नदी में मजीद मकामात को साफ करके तलाशी भी ली गई है, तो स्निफर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। लेकिन अगर ये कोई नेक्सस है तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और प्रीएम्प्ट करना ऐसे वाकयात को बहुत जरूरी है। इस पर हमने बात करनी है। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एसएसपी सिटी कराची आरिफ अजीज साहब, उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी सर, ये बताइए, गार्डन से 2 छोटे बच्चों का लापता होने का कई हफ्ते गुजर गए हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है बच्चे मिल पाएंगे? क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? हम सब के सामने ये पूरा सिचुएशन है, क्या कहेंगे? और ये मजीद केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस किस्म के। जी थैंक यू, आपने मौका दिया। और आप अभी जब स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले आपने ये बताया कि स्निफर डॉग, खुदाई, सफाई, ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में खुद की। उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये बड़ी गलती होगी आपकी तरफ से। अच्छा सर, आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम बंद कर दें तो फिर हम बेहतर तौर पे आपको सुन पाएंगे और लोग भी आपको सुनेंगे जो आप फरमा रहे हैं।
सर, जो सारिम का केस हुआ था उसमें हमने देखा कि 11 दिन लग गए जी, और 10वें दिन स्निपर डॉग्स आए थे और फिर प्रेमिसेस से ही बच्चे की लाश मिली। तो सर, ये कार्रवाई जो सीरियस तरीके से हुई 10वें दिन, वो पहले या दूसरे दिन भी हो सकती थी। हमारा सवाल आई एम श्योर यही है कि पुलिस काम अपना कर रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। अब वो हमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है बेसिकली कि कितने बजे से कितने बजे बच्चे जो है वो मिसिंग हुए, और वहाँ पर जो सीसीटीवी कलेक्शन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक रहा, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा स्लम एरिया की वजह से जो इश्यूज आ रही हैं कि एक तो लाइट वहाँ पर नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है इस पूरे एरिया में, प्लस सीसीटीवी का जो लगाने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमें एक दो जगहों से जो सीसीटीवी मिली वो उनकी इतनी बैड क्वालिटी थी कि उसको समझना और देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये तमाम चीज़ें हमारी टेक्निकल असिस्टेंस है वो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो असिस्टेंस हमें मिल रही है शायद वो बहुत मुश्किल असिस्टेंस थी, वो हमें 2 दफ़ा मिली वो हमें, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग के इश्यूज आ जाते हैं। तो कभी भी जो आप टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं उसके अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल 100%। अजीज साहब, ये भी बताइए कि डीएनए लिया गया, उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आए, फिर दोबारा तफ्तीश की गई, तो प्रोलॉन्ग हो रही हैं चीजें, रिजल्ट नहीं आ रहा। डीएनए का क्या बताएंगे, कुछ रिजल्ट पता चला? मेरे ख्याल में आप मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा सारिम वाले मैटर को गार्डन वाले मैटर को। जी सर। तो ये गार्डन के मैटर में कोई ऐसा डीएनए वगैरह नहीं लिया गया, वो शायद आप सर सारिम वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। मैं देखिए वो आपको ज्यादा बेहतर, शायद वहाँ के एसएसपी साहब आपको डिटेल ज्यादा बेहतर समझा। अच्छा, ये गार्डन के वाक़े से मुतालिक हम ये जानेंगे कि दुनिया भर में हमने देखा है कि स्निफर्स की मदद ली जाती है, यहाँ भी ली गई और बहुत ज्यादा पेशरफ्त भी उसमें होती है। तो यानी वैसे तो रिसोर्सेज कराची पुलिस के पास हमेशा रहता है कि भाई नफरी की भी कमी है और इन्वेस्टिगेशन में वो जो मेथड्स हैं वो भी इस्तेमाल कुछ कम किए जाते हैं। तो क्या ये हैदराबाद से मंगाए गए कराची में आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी? नहीं, देखिए हर जो स्निपर डॉग्स होते हैं उनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म होती है। कुछ होते हैं जो एक्सप्लोजिव के जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो इस तरह के जो आप यूज के लिए होते हैं, वो हैदराबाद में थे, वो इसलिए हमने हैदराबाद से मंगवाए। जी, जहाँ तक बात है जो आप बात कर रहे हैं नफरी की और ये सारी बातें पुरानी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची पुलिस में बहुत बेहतरी आ चुकी। सही है। और ये जो गार्डन के वाकया हुआ है इनमें कोई आपको किसी किस्म का सुराग अभी मिला है कि इसमें कोई एक नेक्सस भी हो सकता है इन्वॉल्व, कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें खवातीन भी इन्वॉल्व हैं, और वो कहाँ से आती हैं? कोई कार्रवाइयों का ट्रेस इससे पहले कि आपने उसको देखा है, तहकीकात पहुंची कहाँ तक है? देखिए, हम बिल्कुल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमने कुछ जो पहले जो बच्चे जो मिसिंग हुए थे हमने उनकी फैमिली से भी मुलाकात की है, तमाम चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, प्लस हमारे जो सर्च ऑपरेशन है वो हमारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस अपनी 100% जो है वो वर्किंग अपनी कर रही है। बाकी अल्लाह की तरफ से और इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत पे भी भरोसा है कि इंशाल्लाह बच्चों को हम सही सलामत अल्लाह करे कि हम उनको बाजियाब करा लें। सर, ये भी बताइए, अभी हम रिसेंट मंथ्स में देख रहे हैं कि खवातीन की इन्वॉल्वमेंट इस तरह के गिरोहों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजूहात लगती हैं और उनके उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है आपके लिए फिर ये मामला? जी देखिए, मेरे ख्याल में ना रूमर्स ज्यादा है, इतना है नहीं। अब कुछ ऐसी हैं जो कोई 2 साल पहले की वीडियोस हैं, 3 साल पहले की वीडियोस हैं, वो अब दोबारा से इसको चलाया जा रहा है कि ये हो गया। वो जब हम उनको सारी चीजों को हम जब चेक करते हैं तो पुरानी वीडियोस होती हैं। बाकी आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि काफी दिनों से कि बच्चों की मिसिंग या किडनैपिंग बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये अभी सिंध पुलिस ने अपने जो है वो ट्रेंड को वो चेंज किया है, जो कि रिपोर्टिंग साइड की तरफ जाता है। किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है, उसको रिपोर्ट करना। पहले ये हो जाता था कि कच्ची पर्ची लिख देना, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कोई बच्चा गुम हो गया, कच्ची पर्ची लिख दी।
अब हमने ये ट्रेंड चेंज किया है सिंध पुलिस ने, हमारे सीनियर्स ने, कि आप केस को रजिस्टर करें, चाहे वो 4 घंटे के बाद मिल जाए। और हमारे साथ इन 2 बच्चों के अलावा भी 3 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें हमने उनकी केस रिपोर्ट किया और वो 3 से 4 घंटे में वो बच्चे मिल गए। तो वो जब केस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो वो हाईलाइट होना शुरू हो गया। और ऑब्वियसली ये होना था, ये हमें जब हम स्टार्ट कर रहे थे, सिंध पुलिस स्टार्ट कर रही थी, तो ये बात हुई थी कि जब हम रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो शोर मचेगा कि क्राइम बढ़ गया, मगर वो क्राइम बढ़ा नहीं है। ये पहले भी ऐसे ही होता था और अब भी ऐसे ही हो रहा है, बच्चे मिल जाते हैं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज का इसमें कितना किरदार है, और वो कराची सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट था अगर नाफिज हो जाए तो आप समझते हैं कि कितनी बेहतरी आ सकती है और आपको भी आसानी होगी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में? 110% इसका किरदार है, मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आप ये देखें कि ये अभी पूरे कराची में स्टार्ट हो गया है, कुछ जगहों पे तो इंस्टॉल भी हो गए हैं, और ये अभी जब यहाँ भी लग जाएंगे तो हर जगह पर ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। जैसे S4 है, आपने देखा होगा जितने भी टूल प्लाजाज हैं वहां पर लगे हैं कि जो भी टूल प्लाजा से क्रॉस करेगा उसकी स्केचिंग, उसकी तमाम पिक्चर्स, उसकी वीडियोस, तमाम चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से अब गाड़ी चोरी और जो छीनने की वारदातें उनमें बहुत तेजी से कमी आई। और अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें फैक्टर कितना है आपकी तहकीकात में? और अभी रिसेंटली अदालत की तरफ से भी अहकामात आए कि जो बैगर माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई सिग्नल्स पर वो इस तरह खड़े होकर नहीं मांग सकेंगे, तो इन चीजों को भी आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हमने 1 हफ्ता हो गया हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की, और अभी तक हम जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से हमने तकरीबन कोई 38 ऐसे बैगर्स हैं जो कि किसी न किसी चौक या चौराहे पे हमने उनको लिया है, और हम उनको लेने के बाद उनका फिर CRO होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, हम वो भी चेक कर रहे हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे भी निकले हैं जो प्रीवियसली वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी थे, तो मगर वो इस तरह अब वो बैगिंग की तरफ आ गए हैं या वो सारी चीजें हैं, वो हम तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं। प्लस हमने बैनर्स लगाए हैं, हमने पोस्टर्स लगाए हैं, मसाजिद से ऐलान करा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, किसी अननोन शख्स से जो है वो कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट वगैरह या उससे बात ना करें। वो तमाम चीजें हम कर रहे हैं, और ये इसके ऊपर हमारा पूरा इस वक्त कराची, पूरे सिंध इसके ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू हो। जी सर, एक और पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छा ऐप निकला था, तस्दीक, जिससे आप अपने घर पे रखने वाले स्टाफ की तस्दीक कर सकते हैं कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और हम भी उस कैंपेन हम उस कैंपेन का हिस्सा बने, हमने भी प्रमोट किया। इसी तरह के कुछ और ऐप्स हैं जो और IT की मदद से, AI की मदद से तलाश और तस्दीक की तरह के ऐप्स हो जो आवाम को हेल्प करे। वो है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मगर अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे लोगों में भी इतना अवेयरनेस नहीं आई है, इतना ट्रेंड नहीं आया है कि वो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें, खुद इन चीजों में इंटरेस्ट लें। इवन कि अगर आप देखें कि जो आप कोई सर्वेंट रखते हैं, कोई ड्राइवर है, तो उनकी भी आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, मगर स्टिल अभी तक यही शिकायतें, यही तमाम चीजें हैं कि जी वो चोर एक दिन हुआ था, मासी को रखा था, ड्राइवर को रखा था, और वो हमारे घर से चोरी करके फरार हो गया, ना उसकी कोई ID कार्ड है, ना कोई उसकी पिक्चर है, ना कोई उसकी डिटेल है। तो पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है बात उनको ढूंढने की। बिल्कुल, तो अवाम को भी पुलिस की मदद के लिए ये सारे प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और स्पेशली पेरेंट्स को। थैंक यू आरिफ अजीज साहब, SSP सिटी कराची के थे, और हमें सारी चीज़ों बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना थोड़ा परसेप्शन भी बेहतर बनाने की जरूरत है, और यकीनन इस पर काम हो रहा होगा कि लोगों का पुलिस के पास जाना, वो जरा लोगों के जहन में एक ऐसा परसेप्शन बने कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमारी मदद करेगी और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक खास कैंपेन पुलिस की तरफ से, और वो जो रवैया है पुलिस का, उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है, जो कि यकीनन कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल जनाब, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। 1122 क्या है? जी 1122 लोगों की जानें बचाते हैं, और जब लोग उनको कॉल करते हैं
तो उसका रिस्पांस टाइम भी देखना होता है कि कितनी फौरी तौर पर वो लोगों की मदद को आते हैं या फिर दूसरे लोगों को उनकी मदद के लिए भेजते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। 1122 की एक ऑपरेटर से आपकी हम मुलाकात कराएंगे जिन्होंने फ़ोन पर गाइड करते हुए खातून को हिदायत देकर उनकी डिलीवरी कराई। जो मरीज़ा की पड़ोसन ने कॉल की 1122 पर और 30 मिनट तक ये कॉल का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने गाइडलाइंस देते हुए, हिदायत देते हुए जिस तरीके से खातून की जान भी बचाई और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश भी हुई, तो ये बड़ा एक वाकया है, बहुत अच्छा भी है और बहुत अच्छा वाकया जी। बिल्कुल जी। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज रुशान लगारी, ऑपरेटर रेस्क्यू 1122 मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रुशान, ये बताइए, ये तो बड़ा ही एक फिल्मी सीन हो गया। एक मूवी देखी हमने ऐसी, थ्री इडियट्स। आमिर खान जो डिलीवरी कराते हैं, तो क्या कैसे हुआ, जरा इसके बारे में बताइए, किस्सा क्या है? देखिए, नॉर्मली तो इस तरह की कॉल्स नहीं लैंड होती हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, जब व्हीकल में पेशेंट चले जाते हैं उसके बाद डिलीवर होते हैं बेबी, या फिर डिलीवर हो चुके होते हैं उसके बाद कॉल आ रही होती है कि हमारे पास कोई पर्सन था या इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेकिन लास्ट टाइम 2 months बिफोर और 2.5 months बिफोर एक कॉल लैंड हुई। मॉर्निंग 9 to 10 के दरमियान ये कॉल हमें रिसीव हुई और रिपोर्ट किया हमें पेशेंट की नेबर ने कि जो है वो डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और बेबी का हेड स्टक हो चुका है। वो खुद भी काफ़ी परेशान थी। हमने काफ़ी उनको काउंसल करने की कोशिश की, कानून टेक्निक्स यूज़ की जो कि हमारी ड्यूटी है, जो हमारी स्किल्स हैं बेसिकली, हमने उनको यूटिलाइज़ किया। और फिर पेशेंट के पास जब वो गई, उनको भेजा गया, तो वाकई पेशेंट का बेबी का हेड उस वक्त तक स्टक था। व्हीकल तो जैसे ही उन्होंने एड्रेस वगैरह में प्रोवाइड किया फौरी तौर पे मूव हो जाती है। 90 सेकंड का हमारा डिस्पैच टाइम होता है। हम कोशिश करते हैं मुझसे पहले ही डिस्पैच कर दें व्हीकल को, हमारी पूरी यही कोशिश होती है। तो उसके बाद जब पेशेंट, क्योंकि हम ये वेट नहीं कर सकते थे कि बेबी के पास मतलब व्हीकल स्टाफ आए और फिर उनकी हेल्प हो, खुदा खासा बेबी को कुछ हो सकता था, मदर को कुछ हो सकता था। सो फौरी तौर पे हमने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाफ एन आवर ये कॉल चली। 8 times हमने उनको कॉल बैक करके अप्रोच किया। और ये मुझे बताएं, इंस्ट्रक्शंस ये तो स्पेशलाइज्ड एक ज़ाहिर काम है ना। एक तो ये कि आप कॉल्स ले रही हैं, आप अपनी अथॉरिटीज़ को बता रही हैं, वो जाके व्हीकल आ रहे, लेकिन ये वाला काम आपकी ट्रेनिंग है इसमें भी कोई? बिल्कुल, हम ट्रेन्ड और सर्टिफाइड स्टाफ होते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो इन कंट्री हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेन्ड सर्टिफाइड स्टाफ होते हैं वो हमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एंड थैंक्स टू देम जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और या मैंने अवार्ड लिया। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी डिस्पैच से हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है। हमें हमारे मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं। हमारी जो है वो 24 आवर्स के कोर्सेज होते हैं बाकायदा, जिनमें हमें 90% प्लस जो है वो परसेंट होना चाहिए हमारा, उसके बाद ही हमें वो सर्टिफिकेशन मिलता है। जब ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं और ये एक्सपायर हो जाते हैं, एक इनका लिमिट होता है, उसके बाद वो अपडेट होते हैं और फिर हमें वो कोर्सेज करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह और उन कोर्सेज में क्या क्या है? साइकोलॉजी से मुताल्लिक या फिर कोई बुलेट वुंड किसी को हो गया है तो हो सकती हैं, या तमाम जो मेडिकल टर्म्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, उन तमाम तर चीज़ें लाइक कार्डियक अरेस्ट जिसमें कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और पेशेंट नॉट ब्रेथ स्टेट में होता है, या फिर जैसा कि चेस्ट पेन की कॉल हो सकती है या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम की कॉल हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज जो है वो उसके अंदर। सबसे ज्यादा रोशानी किस किस्म की कॉल्स आती हैं आपको? किस किस्म की रेस्क्यू की कॉल्स? मोस्टली जो हमारे पास कॉल आती हैं वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, कार्डियक अरेस्ट मोस्टली, या फिर RTA कॉल्स, और इस तरह की काफ़ी सारी कॉल्स हैं जो डेली बेसिस पे हमें रिपोर्ट हो रही होती है। यस 24 भी होता है, लेकिन 24 में मैंने जैसे कि बताया आपको कि वो व्हीकल में जाने के बाद मोस्टली डिलीवर हो रहे होते हैं, या पहले से ही कोई डाई वगैरह उन लोगों ने मंगाई होती है, घर पे बुलवाई होती है, तो उनके थ्रू वो डिलीवर करवा चुके होते हैं, लेकिन इट्स डेंजरस। और कौन से एरियाज आप कराची के कवर करते हैं? देखिए, ओवरऑल पूरा कराची इसमें कवर हो रहा होता है, और फिर हमारे डिफरेंट और भी बहुत सारे स्टेशन हैं, हैदराबाद एंड सक्कर। सो वो तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जो हमारे एरिया में कवर नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली फिर रेलेवेंट डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन देके हम उनके लिए फौरन। और वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जिनसे आप लियाज़न करते हैं? स्टेशन हो सकते हैं जैसे हैदराबाद, कराची। इफ यू टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स तो वो लाइक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट और भी CPLC तो ऑब्वियसली वो एक बाइक की रजिस्ट्रेशन का है, सो उसका तो हम नंबर ही प्रोवाइड कर देते हैं।
हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, लाइक KMC हो गया, फायर KMC में ऑब्वियसली वो डील कर रहे होते हैं, फिर पुलिस हो गया, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जेंडर डेस्क होता है जिसमें कि जो फीमेल्स के साथ असॉल्ट और डिफरेंट चीज़ें जो हमें रिपोर्ट हो रही होती हैं वो उनको डील करते हैं। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब वो हमें कॉल कर चुके हैं तो हमारा काम है हेल्प करना। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें ये होता है कि आपके पास कोई कॉल लैंड हो गई है तो आपने उनको हेल्प किए बगैर तो जाने नहीं देना। सो हम उनसे फौरन डिटेल्स ले लेते हैं ताकि यहाँ से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। इन द मीनवाइल वो डिटेल्स हम अपडेट कर चुके होते हैं ऑन कॉल ही। फिर जो हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट होता है वो डिटेल्स और रिस्पांस टाइम आप क्या करिए 90 देखिए डिस्पैच टाइम 90 सेकंड है, रिस्पांस टाइम हर कॉल का थोड़ा डिफरेंट, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग केसेस होते हैं उस पर तो हमारा 9 मिनट्स और इस तरह का रिस्पांस टाइम होता है कि व्हीकल पहुंच जाए स्टाफ पेशेंट के पास होना चाहिए। अच्छा, लेकिन रोड की कंडीशन और ट्रैफिक पे भी ये चीज डिपेंड करती है। तो रोशान दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि जैसे अगर मलीर में बैठे हुए मैंने आपको कॉल करी और मैंने कहा जी गुलशन में ये हादसा हुआ है और आपने वहाँ पहुँचना है, लेकिन ऑब्वियसली गुलशन तक अभी आप लोगों के लोग नहीं है, तो फिर आप किस तरह इसको लियाज़ों करते हैं? ऐसा नहीं होता, हमारे डिफरेंट जो की पॉइंट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट की पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे व्हीकल्स होती हैं ऑन रोड, डिफरेंट व्हीकल्स वहाँ से उस एरिया में बिकॉज इमरजेंसी कहीं से भी आ सकती है, किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है। तो हर जगह पे हमारे रैपिड रिस्पांस यूनिट है जो बाइक पे स्टाफ होता है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हमारी व्हीकल फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है या व्हीकल नहीं रीच कर पाएगी टाइमली, तो बाइक्स जो होती हैं जो हमारा रैपिड रिस्पांस यूनिट होता है वो वहाँ पे अराइव करता है। डेली कितनी कॉल्स आप रिसीव करते हैं? डेली बेसिस लाइक डिफरेंट रेशियोज होते हैं, लेकिन इफ मैं अगर ऐसे ही आपको नॉर्मली बताऊं तो 2000 प्लस 3000 इन 8 आवर्स हम आंसर कर लेते हैं। राइट। और जो ये अभी आपने डिलीवरी करवाई वो कौन से एरिया से आपको कॉल आई? देखिए गुलशन इकबाल से ये कॉल हमें रिसीव हुई थी, जो ऑन कॉल बेबी डिलीवर की कॉल। तो उन्होंने किसी और लाइक अस्पताल से या किसी और जगह से हेल्प नहीं ली? क्यों नहीं ली? देखिए 1122 जैसे कि रेस्क्यू का नंबर है, वो भी अच्छी पर्सन थी, जो लिटरेट पर्सन थी, शी नोज कि 1122 कॉल करूंगी तो मुझे एम्बुलेंस मिल जाएगी। तो कोई नहीं होगा घर में। और जो वो उन्होंने हमें रिपोर्ट किया वो ये किया उनके पास और कोई पर्सन अवेलेबल इस टाइम नहीं है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ओल्ड एज हैं तो वो घबरा गए हैं, वो बहुत परेशान हैं। तो ऑब्वियसली कंडीशन भी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसा था, सिनेरियो। अगर आप जेनेरिक बताइए तो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या आते हैं आपके पास? कॉमन केसेस जैसे कि पहले भी इन्फॉर्म किया आपको, चेस्ट पेन हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, हमारे पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम। खातून से मुलाकात हुई आपकी? देखिए खातून से तो मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। और फीडबैक डिपार्टमेंट इसका हमारे लिए एक होता है, हमारे पास फीडबैक डिपार्टमेंट होता है, वो उनको अप्रोच करते हैं, उनसे जो फीडबैक होता है वो लेते हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें वो डील करते हैं। ज़बरदस्त भाई। रोशन आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने ये अवार्ड जीता और हम आपसे आपके लिए उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बेहतरीन काम करती रहें और 2 जानें बचाइए, 2 जानें बचाइए, जन्नती हो गई आप। और भी खवातीन आए और भी यंग बच्चियां आए आपकी तरह बेहतरीन काम करें। नाजरीन, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिएगा। एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे राइज एंड शाइन में बहुत से टॉपिक्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, फीडबैक देते रहिए। हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज़।